हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अमित और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच से नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट्स एबनॉर्मलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आज डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एप्रोप्रिएट एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा। देखिए बार बार एग्जाम में वेट से क्वेश्चन आया है, आपको वेट पता होना चाहिए। करीबन 500 ग्राम वेट होता है। कितना होता है प्लेसेंटा का? 500 ग्राम वेट होता है। ये मैच्योर प्लेसेंटा का वेट है, जब बर्थ के टाइम पे प्लेसेंटा निकलती है उस दौरान का वेट ये है। ठीक है, ऑप्शन में 508 था। RRB 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 508। इसके अलावा आपको प्लेसेंटा का वॉल्यूम भी पता होना चाहिए कि कितना प्लेसेंटा अपने अंदर वॉल्यूम रखता है, ब्लड कितना रख सकता है, वो भी उतना ही है, 500 ml। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। रेशियो ऑफ वेट ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा एट टर्म। देखो वेट कितना होता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वेट होता है 3000 ग्राम के आसपास, और प्लेसेंटा का वेट अभी हमने पढ़ा है 500 ग्राम के आसपास। तो 3000 ग्राम बेबी का वेट, 500 ग्राम प्लेसेंटा का वेट, आप इसको जब कट करोगे तो 6:1 आ जाएगा। ये इसका 6 गुना है, 6 टाइम है, तो ये 6:1 आएगा। पूछा क्या गया है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वेट ऑफ बेबी टू प्लेसेंटा या प्लेसेंटा टू वेट ऑफ बेबी। अगर आप प्लेसेंटा टू वेट ऑफ बेबी है तो आंसर इसका 1:6 हो जाएगा। अभी आंसर 6:1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड सर्विक्स, यूट्रस, प्लेसेंटा, फ्लोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय। तो प्लेसेंटा दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है। कुछ इसमें फीटल पार्ट है, कुछ इसमें मैटरनल पार्ट है। जो फीटल पार्ट है उसका नाम है कोरियोनिक फंडोसम। ठीक है, जो मेजर इसका पार्ट है मेनली जिससे ये बना हुआ होता है प्लेसेंटा, और मैटरनल पेल्विस में डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, जिससे ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर फीटल पार्ट के लिए क्या होगा? वो होगा कोरियोनिक फंडोसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्रीज लेवल ऑफ एससीजी सीन इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है। एससीजी रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो एससीजी किन कंडीशंस में घटता है, किन कंडीशन में बढ़ता है, इनकी मैनोमिक्स है, इनकी ट्रिक्स हमने बनाई हुई है। चलिए देखते हैं। ट्रिक है एमडीएच है तो फिर खाना स्वाद ही बनेगा, है ना, यही ट्रिक है इसकी। ज़्यादातर शादियों में भी एमडीएच के मसाले यूज़ करते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए, उनका टेस्ट अच्छा होता है। चलिए एमडीएच है तो आपको इतना सा याद रखना है, एमडीएच है तो एमडीएच और एच ये चार चीज़ें हैं। इन चार कंडीशंस के अंदर एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीज होगा। एम से मल्टीपल प्रेगनेंसी, डी डाउन सिंड्रोम, एच से हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम और एच से हाइडेटी फॉर मोल। इन सभी कंडीशंस के अंदर एससीजी का लेवल बढ़ता है। और एससीजी का लेवल कम किस में होता है? कम होता है अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोमल एक सिंड्रोम है, प्रॉब्लम है, जिसमें ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम हो जाती है। 8वें नंबर का जो 18वें नंबर का जो क्रोमोसोम्स है वो हर एक नंबर का क्रोमोसोम, जैसे कि 5th पेयर, 6th पेयर, ये सभी दो होते हैं नंबर में। अगर ये दो की जगह 3 हो जाए तो, अगर ये 3 हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें एससीजी का लेवल कम होता है, ये वो कंडीशन है जिनमें एससीजी का लेवल बढ़ता है। तो क्वेश्चन में क्या था? डिक्रीज द लेवल ऑफ एससीजी सीन इन ऑल एक्सेप्ट। देखो क्वेश्चंस को घुमा दिया, उल्टा कर दिया गया। उसने पूछा है किसमें डिक्रीज नहीं होता, पहले तो दे दिया, बाद में इसने चेंज किया, इसने एक्सेप्ट लगा के उल्टा कर दिया। तो अबॉर्शन के अंदर भी ये डिक्रीज होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एडवर्ड सिंड्रोम।
लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर इंक्रीज वो होता है। याद है आपको MDH, तो डाउन सिंड्रोम में इंक्रीज होगा, डी डाउन सिंड्रोम है ना, तो राइट आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी देर इज वन और मोर देन वन लोब ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आपको आना चाहिए 100%। इसकी हमने एक थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाई है इमेज डाल डाल के, ताकि आपको इमेज के हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आए। उसका लिंक हम इस वीडियो के एंड में दे देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोब बनना, पूरी प्लेसेंटा लोब बन गए, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा। ठीक है, एक से ज़्यादा एक प्लेसेंटा के लोब बनने उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, एक पूरी प्लेसेंटा इसके साथ एक एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट है, ये एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं सक्सिंचुरेट लोब, और इसी कंडीशन को बोलते हैं सक्सिंचुरेटा प्लेसेंटा। ठीक है, और ये ओरिजिनल पैकेज है, इस तरीके से आपको नजर आएगा प्लेसेंटा सक्सिंचुरेटा। ठीक है, व्हाट इज प्लेसेंटा एक्रिएटा। ठीक है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे भी फ्यूचर में भी आपको किसी न किसी एग्जाम में DSSP में, ESIC में, RRB रेलवे और एम्स नॉरसेट में भी आने के इसके चांस है। प्लेसेंटा एक्रिएटा, तो it is a condition in which placenta is attached to the lower uterine segment. It is condition in which placenta is anchored to the myometrium. It is a condition in which placenta is attached to the upper uterine segment. तो देखो ये कंडीशन तो नॉर्मल है, नॉर्मली आपकी जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट पे ही अटैच होती है, ये कंडीशन तो नॉर्मल। और ये कंडीशन एबनॉर्मल है, लेकिन इसका लेना देना इससे नहीं है, इस टॉपिक से। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं, ये बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होता है। वैसे तो कहाँ अटैच होता है? अपर सेगमेंट। अगर बाई चांस लोअर में हो जाए इसको क्या बोलोगे? प्लेसेंटा प्रीविया। ये तो दो ऑप्शन है ही नहीं, इन दो ऑप्शन में मिलेगा। इट इज़ ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज एनकोर्ड टू द मायोमेट्रियम और इट इज़ ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज एनकोर्ड टू द एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मली मैं बता दूँ, नॉर्मली प्लेसेंटा अंदर तक इंसर्ट होती है, अटैच होती है, कहाँ तक? एंडोमेट्रियम। नॉर्मली प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम तक अटैच रहती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये दोनों कंडीशन नॉर्मल है, तो ये है राइट आंसर, प्लेसेंटा एक्रिएटा। इट इज़ ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज एनकोर्ड टू द मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को पार करके मायोमेट्रियम में एंटर कर जाता है प्लेसेंटा के, प्लेसेंटा, इसको बोलेंगे प्लेसेंटा एक्रिएटा। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है प्लेसेंटा इनक्रिएटा। तीन कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लेसेंटा एक्रिएटा, इनक्रिएटा और परक्रिएटा, तीनों इसी में समझाया हुआ है। एक्रिएटा का तो मतलब नॉर्मली प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम तक रहती है, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो इंसर्ट होगी तो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम को कवर करेगी। अगर वो मायोमेट्रियम में एंटर कर जाए तो उसको बोलेंगे एक्रिएटा। मायोमेट्रियम को पूरा कवर कर जाए इनक्रिएटा। अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, पहले ए फिर आई फिर पी, और पी से तो वैसे भी आप पी फिर पूरा, पूरी की पूरी प्लेसेंटा पेरीमेट्रियम को कवर कर ले, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम की लेयर्स, सॉरी यूट्रस की लेयर्स को कवर कर ले, उसको आप बोलोगे प्लेसेंटा परक्रिएटा। ठीक है, तो ये है पेरीमेट्रियम को कवर कर ले तो परक्रिएटा। तो तीनों मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो राइट आंसर एक्रिएटा था। ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट है, कवरिंग है, उस प्लेट के फीटल वेसल्स जहाँ एंड की वहाँ पे एक रिंग टाइप बनी हुई होती है। तो मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा पे अगर रिंग बनेगी तो मार्जिन वर्ड से ही इसका निकलेगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा राइट आंसर होगा। ए थिन फाइब्रस रिंग, अगर ये थिन फाइब्रस रिंग की कंडीशन आए तो आपका आंसर होगा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है,
प्लेसेंटा सक्सिनचुरेटा मैंने आपको बता ही दिया था, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा लोब अटैच होंगे, दो हो गए। एक प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका है, मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। इसका मतलब क्या है, प्लेसेंटा इतनी थिन हो जाए, वैसे तो नॉर्मली प्लेसेंटा 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है बीच में से, और 1.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है पेरिफेरल साइड से, साइडों में से पतली, बीच में से मोटी होती है, साइड में से पतली होती है, डिस्क के आकार की होती है। ये इतनी पतली हो जाए कि ये जितनी साइज फीटस का है उतना ही साइज इस प्लेसेंटा का हो जाए। मतलब फीटस का साइज होता है 45 सेंटीमीटर, है ना, नॉर्मल एक बच्चे की जो लेंथ है 45 टू 55 या 50 सेंटीमीटर होता है। अगर इतना ही साइज प्लेसेंटा का हो जाए, जब प्लेसेंटा इतनी लंबी होगी तो लंबी होगी तो पतली होगी, और पतली होगी तो मेम्ब्रेन की तरह लगेगी, बिल्कुल पतली लेयर की तरह लगेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका, ठीक है। ये अनड्यूली लार्ज हो जाएगी और थिन हो जाएगी, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, कोड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मली कोड जो है वो अटैच होती है सेंटर पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। नॉर्मली जो कोड है वो सेंटर में अटैच होती है। कोई इमेज देखते हैं, हाँ देखो, ये पूरी प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा में यहाँ सेंटर में अटैच होकर निकलनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये पेरिफ्री में अटैच हो जाए, ये बैट की तरह नहीं बन गया, बच्चों का जो बैट आता है ऐसे गोल और ऐसे लंबा, तो बच्चों के बैट की तरह बनेगा, तो बैट ही ट्रिक है इसकी, बैट। देखो स्टार्टिंग के जो वर्ड है वो बैट बन रहे हैं, तो बैट की तरह अटैच, बैट की तरह आपको लगेगा, तो इसको बोलते हैं बैटलेडोर प्लेसेंटा। बहुत ही आसान है, याद हो जाता है। बैटलेडोर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नहीं, कोड जो अटैच होगा वो होगा मार्जिन पे, किनारों पे अगर अटैच हो जाए उसको बोलते हैं बैटलेडोर प्लेसेंटा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट, अगर फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, उसको आप बोलते हो मार्जिनेटा प्लेसेंटा। दोनों बातों में अंतर है, आपको याद होना चाहिए। मार्जिन वर्ड वहाँ भी आएगा, मार्जिन वर्ड यहाँ भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अम्लाइकल कोड अटैच होगा और बैट की तरह बनेगा तो बैटलेडोर प्लेसेंटा, और अगर यहाँ पे फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होगी, फाइब्रस रिंग वर्ड कहीं भी आएगा तो प्लेसेंटा मार्जिनेटा आंसर होगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक टर्म और लिखी हुई है सर्कमविलेटा प्लेसेंटा। सर्कमविलेटा प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें जो प्लेसेंटा है वो साइड से फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, साइड से फोल्ड, सर्कल की तरह बन जाएगा और फोल्ड होके आगे की तरफ आ जाएगी। तो जब ये प्लेसेंटा सर्कल होके आगे की तरफ आएगी, तो यहाँ इस साइड पे जो फीटस की सरफेस है, ये फीटस इस साइड है, तो फीटस के साइड जो सरफेस है जिसको हम फीटस सरफेस बोलते हैं, और माँ की साइड जो सरफेस है उसको मैटरनल सरफेस बोलते हैं। ये जो फीटस सरफेस है इसकी डबल फोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोल्डेड हो जाएगा। और ये जो लेयर्स यहाँ प्रेजेंट है जो फीटल सरफेस पे, एमनियोन कोरियोन की लेयर है, ये एमनियोन कोरियोन की लेयर एक बार है, लेकिन ये डबल फोल्ड होने के बाद डबल फोल्ड हो जाएगी और इसको सर्कल हो गई, फोल्ड हो गई, इसको बोलते हैं सर्कमविलेटा प्लेसेंटा, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, रोल बैक कर लेता है अपने आप को साइड से, पेरिफेरल साइड से, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कमविलेटा प्लेसेंटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉर्मल अम्लाइकल कोड इज कंटेन, तो आप सबको होता है अम्लाइकल कोड कंटेन करती है 2 आर्टरीज और 1 वेन, 2 आर्टरी और 1 वेन कैरी करती है। राइट आंसर है, बार बार एग्जाम में आए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, आगे भी आ सकते हैं। यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टेबलाइज एट, ठीक है। तो देखो ये बनते हैं जब सेकेंडरी विलाई बन जाती है, ठीक है, और सेकेंडरी विलाई बनती है 21 डेज पे, कितने डेज पे, 21 डेज पे, तो राइट आंसर है सी। प्राइमरी विलाई कब बनती है, प्राइमरी विलाई बनती है 13 डेज पे, सेकेंडरी विलाई 16 डेज पे, और टर्शरी विलाई बनती है 21 डेज पे, ठीक है। जैसे ही टर्शरी विलाई बनती है वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस से प्लेसेंटा का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी यही पूछा क्वेश्चन, तो वो 21 ही आंसर।
एंड टर्सरी विलाई को स्टेम विलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम विलाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है जो यहाँ से हमें मिला है। ए नर्स एक्सप्लेन सम ऑफ द पर्पज ऑफ प्लेसेंटा टू द क्लाइंट ड्यूरिंग प्रीनेटल विजिट्स। ठीक है, क्लाइंट्स को समझाया जा रहा है प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में, पर्पस के बारे में, जब कोई क्लाइंट प्रीनेटल विजिट पे आया है, अपने प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आया है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द पर्पज व्हेन द क्लाइंट स्टेट दैट द प्लेसेंटा। ठीक है, तो कौन सा पर्पज बताएगा? इनमें से राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द बेबी। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? तो क्या वो प्रोटेक्ट करता है बेबी को? मेंटेन द टेम्परेचर? नहीं, टेम्परेचर मेंटेन का काम एमनियोटिक फ्लूइड का है। कुशन का काम भी वही करता है, सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का। एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ होता है वही सपोर्ट करता है। इन द वे टू बेबी गेट फूड एंड ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट ऑल एंटीबॉडी एंड वायरस फ्रॉम पासिंग द टू द बेबी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो कभी कभी बच्चे इसको टिक करते थे कि प्रिवेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ एंटीबॉडीज आपको पता है, इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG, जो ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा से माँ से बच्चे में, तो एंटीबॉडीज तो जा रही है। और वायरस टॉर्च इन्फेक्शन का आपने सुना होगा, टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, HIV, ठीक है, साइटोमेगैलो वायरस, ये वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं माँ से बच्चे में। रूबेला वायरस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर ये हो सकते हैं ट्रांसफर, तो इसका मतलब तो ये पास करने से रोकता नहीं है। तो राइट आंसर है ये बेबी को खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लेसेंटा ऑक्यूपाई ऑफ द यूट्रस पार्ट। ठीक है, कितना परसेंट प्लेसेंटा ऑक्यूपाई करता है? तो ये यूट्रस है, यूट्रस में प्लेसेंटा 30% एरिया कवर करेगा। ठीक है, 30% एरिया। और जब ये वापस रिपेयर होता है तो इस 30% एरिया को ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। बाकी जैसे कि 6 हफ्ते का टाइम है टोटल परप्यूरियम टाइम, जिसमें ये प्लेसेंटा का जो पूरी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अपने आप को रिपेयर करती है। जब ये रिपेयर करती है अपने आप को, तो ये जो जिस पार्ट पे प्लेसेंटा अटैच था उसको तो लगता है ज़्यादा टाइम। ठीक है, बाकी अदर जो पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, जिसके अलावा जहाँ पे यूट्रस अटैच नहीं है, वो फर्स्ट वीक में ही क्लियर हो जाता है। उसके अलावा सेकेंड वीक और फर्दर वीक में जो 30% एरिया प्लेसेंटा का अटैच था उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। द यूट्रो प्लेसेंटा ब्लड फ्लो एट ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रम्प पे 400-500 ml पर मिनट की स्पीड से जाता है ब्लड फ्लो। तो राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन बनने हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी विलाई तो मैंने बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो 13, 16 to 21, तो राइट आंसर होगा हमारा 16th डे। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा इज, तो देखो प्लेसेंटा की जो यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, उसको बोलते हैं कोटिलिडोन। क्या बोलते हैं? कोटिलिडोन। और ये कोटिलिडोन टर्सरी विलाई, जिनको आप स्टेम विलाई बोलते हो, उनसे मिलके बनता है। ठीक है, 2 से 3 टर्सरी विलाई मिलके एक कोटिलिडोन का फॉर्मेशन करती। ठीक है, तो ये है राइट आंसर, कोटिलिडोन। हॉबियोवियर सेल्स प्रेजेंट इन, हॉफबेयूर सेल्स प्रेजेंट इन, तो ये सेल कहाँ होती है? तो देखिए ये सेल होती है आपकी प्लेसेंटा के पास। और प्लेसेंटा के पास जो मैक्रोफेजिस सेल्स हैं, जो फीटस के अंदर कुछ भी जो भी बैक्टीरिया है उनको किल करेगा, जाने नहीं देगा, उसके लिए मैक्रोफेजेस जो प्रेजेंट है प्लेसेंटा के अंदर, उनको बोलते हैं ये हॉफ बेयूर सेल्स जो भी है। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन, तो सेचुरेशन 80% होता है, तो 17 to 80 राइट आंसर होगा। माँ से बच्चे के पास जो सर्कुलेशन जा रहा है वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? ट्रांसफर द गैसेज, न्यूट्रेंट, वेस्ट प्रोडक्ट, हाँ ये तो होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, हाँ इम्यूनोग्लोबिन IgG को ट्रांसफर कर रहा है, तो इम्यूनोलॉजिकल में। फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टोन, हाँ प्लेसेंटा का काम है प्रोजेस्टोन, एस्ट्रोजन, है ना, इन हार्मोन का फॉर्मेशन करना, तो वो भी है। शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर होती है एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ होती है। तो राइट आंसर हमारा रहेगा C।
एससीजी हार्मोन सिंथेसाइज बाय, ठीक है। एससीजी हार्मोन नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए तो राइट आंसर होगा प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा बनती है 12 वीक पे, ठीक है। 12 वीक तक जो स्ट्रक्चर प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है या जिससे प्लेसेंटा बनता है वो स्ट्रक्चर एससीजी का फॉर्मेशन करता है, उसका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। उसका नाम है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। तो ग्लूकोज ट्रांसफर, इन सब की ही ट्रिक है, ग्लूकोज कैसे ट्रांसफर होता है, फैट, अमीनो एसिड, सारा को मैं सबका है। ग्लूकोज ट्रांसफर होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एफडी। एफडी करा लो जी, इसी से आपको याद हो जाएगा। एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है जो आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो अपनी पेमेंट को, फ्यूचर में प्लान में कामयाब होती है, अच्छा रिटर्न आपको उससे मिलता है, आप करवा सकते हो, ठीक है। हमें तो याद रखनी है इसकी ट्रिक, एफडी करा लो जी, ठीक है। जी फॉर ग्लूकोज, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरा है ए फॉर अमीनो एसिड्स और ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्लेसेंटा से माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती है नॉर्मली। और अगर आप जो भी नॉर्मली कोई भी पर्सन प्रोटीन खा रहा है, ये प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बनेगा, और ये अमीनो एसिड जो कि स्मॉलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की, ये आपके इंटेस्टाइन के जेजिनम पार्ट से एब्जॉर्ब होती, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो ये एब्जॉर्ब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होती है। तो पेपर में अगर पूछ लें कि प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होगी। ए फॉर अमीनो एसिड्स, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद हो जाएगा। ये एफडी करा लो जी, वहाँ से याद हो जाए। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल, ये इसकी ट्रिक है डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एक दिल्ली का बड़ा कॉरपोरेशन है, ठीक है, जिसके अंदर दिल्ली की बसें वगैरह चलती हैं, डीटीसी की बस होती है, ठीक है। तो दिल्ली की बात चल रही है। तो यहाँ से डीटी मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर, सी मीन्स कोलेस्ट्रॉल। तो फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, इन सब का जो ट्रांसफर है वो डायरेक्ट होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसके लिए, लिपिड के लिए। उसके अलावा हम प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पीएससी, याद है, पीएससी। पीएससी एक सिंपल जगह होती है जहाँ पे वो इलाज होता है, पीएससी बोलते हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स आप जिनको बोलते हो। तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, और कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। पिक, पीआईसी से याद रखना है, पिक से हमने इसकी ट्रिक बनाई है। पिक, आजकल पिक में सबका ही इंटरेस्ट है, सब फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो पिक के लिए सब एक्टिव है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आपको याद रहना चाहिए कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन। और सोडियम, देखो सोडियम पोटेशियम इकट्ठे ही चलते हैं, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये फेमस नाम है जो आप केमिकल्स की दुनिया में पढ़ोगे। तो ये सोडियम पोटेशियम वालों का तो सिंपल है, एस से सोडियम, एस से सिंपल, और पीएससी भी सिंपल जगह। और पिक वालों में थोड़ा सा भाई फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, इनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ग्लूकोज ट्रांसफर फ्रॉम, तो जेडी तो एफडी के द्वारा होता है, ग्लूकोज तो एफडी करा लो जी। तो ये आएगा फैसिलिटेट डिफ्यूजन, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फीटस। फीटस के लिए भी, आपके लिए भी मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। मिनरल दैट ट्रांसफर्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, तो मैंने बताया सिंपल के लिए तो वो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ऐसे होते हैं, तो ये तो सभी सिंपल है। इसने पूछा है सिंपल डिफ्यूजन एक्सेप्ट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछा क्या। तो एक्सेप्ट की अगर बात करेगा तो आयरन वाला नहीं होता, पिक, ये तो पिक में से निकल के आए। पिक वाले तो फिर एक्टिव वाले थे ना, वो तो खींचने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो राइट आंसर है बी। मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय वायरस एक्सेप्ट, जो वायरस के द्वारा नहीं होता।
तो रुबेला रुबेला वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स होता है वेरिसोला जोस्टर वायरस, ये भी वायरस के कारण होता है। ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ये क्या है? ये है ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ये है सिफिलिस। ये क्या है? सिफिलिस नाम की जो डिजीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसको बोलते हैं सिफिलिस। ये सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये ट्रेपेनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया है, ये राइट आंसर है। और पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो बीमारी को बोलते हैं। पोलियो की जो बीमारी वो पोलियो वायरस के कारण होता है। तो मैटरनल इन्फेक्शन जो माँ से बच्चे में फैलता है, उस इन्फेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल इन्फेक्शन या वर्टिकल ट्रांसमिशन। और इसकी ट्रिक है टॉर्च, TORCH, TORCH। और टॉर्च में जो पहला वर्ड है वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस। और फॉर अदर आजकल टॉर्च भी कर दिया, एस सिफिलिस को लास्ट में लगा दिया, एक ही बात है। अदर, R फॉर रुबेला, जिसको आप जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हो, साइटोमेगैलोसिस और हर्पेस सिम्प्लेक्स। ठीक है, ये टॉर्च के इन्फेक्शन है। पॉजिटिव एजेंट टॉक्सोप्लाज्मोगोनेडाई, जो कि एक पैरासाइट है, एक ही पैरासाइट है इसमें, बाकी बैक्टीरिया या वायरस है। सिफिलिस बैक्टीरिया, ट्रेपेनोमा पैलिडियम इसका नाम है। ठीक है, और एड्स वायरस ही है, HIV, रुबेला वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, बाकी सभी क्या है? वायरस। ठीक है, तो ये टॉर्च इन्फेक्शन वर्टिकल ट्रांसमिशन जो माँ से बच्चे में फैल सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पूरी इसकी ट्रिक्स बता दी। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, हमारा राइट आंसर ट्रेपेनोमा पैलिडियम रहेगा। T½ ऑफ SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन आपकी बॉडी के अंदर भी रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आप बाहर से भी ले सकते हो जिनमें ये SCG का लेवल डिस्टर्ब होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम ये SCG के कारण ही मेंटेन होती है, और ये शुरू के 3 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए 3 महीने तक इसके लिए जरूरत पड़ती है SCG। ठीक है, और अगर ये SCG किसी फीमेल के अंदर नहीं बन रहा है, कोई भी डिजीज कॉम्प्लिकेशन के अंदर, तो वहाँ पे फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स से आपको SCG देना होगा। और आप SCG जब देते हो तो इसका T½ पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर आधी हो जाएगी। ठीक है, तो T½ जो SCG का वो है 36 आवर। कितना है? 36 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A life-threatening condition in which blood vessels of umbilical cord attached to the placenta by the covering lower uterine segment। ठीक है, कंफ्यूज कर दिया शुरू में, umbilical cord attached blood vessels and covering lower uterine। हाँ, 2 पॉइंट्स है इसमें। पहली बात तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, दूसरी बात ब्लड वेसल्स umbilical cord को अटैच होती है। देखो, umbilical cord आपसे सिंपल पूछ ले, umbilical cord अटैच है प्लेसेंटा से, सिर्फ इतनी सी बात दे, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, कोई लोअर यूट्रस, तो आंसर होगा वेलामेंटस प्लेसेंटा। वी से वेसल्स, वी से वेलामेंटस। अगर वेसल्स अटैच होती है प्लेसेंटा से इंस्टेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड के अंदर वेसल्स है, तो कोड के अंदर तो वाटसन जेली भी है, उसकी कवरिंग भी है। अगर वो पूरी अटैच होने की जगह सिर्फ ब्लड वेसल्स अटैच है, उसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, सिर्फ इतना सा। लेकिन लाइफ थ्रेट इसकी ही सीवियर फॉर्म, वेलामेंटस प्लेसेंटा की सीवियर फॉर्म, जो पहली बात तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ब्लड वेसल्स आ गई, ऊपर से बच्चे का हेड जो है वो कंप्रेस कर सकता है उन ब्लड वेसल्स को, तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जा सकती है, और ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने के कारण बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए बोला गया ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसको बोलते हैं वासा प्रीविया। इसमें भी वी से इसकी स्टार्टिंग है, तो वी से वासा प्रीविया और वी से ही वेसल्स वर्ड यूज होगा यहाँ पे। और दूसरी बात, छोटा, जितना छोटा उतना खोटा, जो छोटा नाम है वो ज़्यादा खतरनाक है, जो बड़ा नाम है वो थोड़ा लेस डेंजरस है। तो छोटा नाम है ज़्यादा डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ब्लड वेसल के लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर करेंगे तो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करने का खतरा है, और अगर ब्लड वेसल्स कंप्रेस हुई तो बच्चे के पास ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, उसके कारण फिर बच्चे की हार्ट रेट कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं वासा प्रीविया। ठीक है, अकॉर्डिया एक और क्वेश्चन है। अकॉर्डिया मीन्स एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल कोड, एक बार पेपर में आया था, आगे भी फ्यूचर में भी आ सकता है, तो ये है एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल कोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।